अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जिनमें किसी भी कंपाउंड का एक ग्रुप किसी दूसरे ग्रुप से या कोई एक एटम किसी दूसरे एटम से रिप्लेस हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका दूसरा नाम होगा रिप्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जाम्पल में देखें, CH3 जो है वो रिप्लेस हो रहा है OH के साथ किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में और हमें हमारा प्रोडक्ट मिल रहा है। इसकी टाइप्स की बात करते हैं तो इसकी दो टाइप्स होती हैं, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन और एलिफेटिक सब्स्टिट्यूशन। एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन सिर्फ वही कंपाउंड देंगे जिनमें एरोमेटिक रिंग मौजूद होता है, यानी कि या बेंजीन रिंग मौजूद होगा या फिर वो एरोमेटिक कंपाउंड होंगे, वो हक्कल लॉ को ओबे करते होंगे। और एलिफेटिक सब्स्टिट्यूशन देखिए सर वही देंगे जो स्ट्रेट चेन वाले होंगे। एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में हम पढ़ते हैं कि ये ऐसी रिप्लेसमेंट है जो एरोमेटिक रिंग वाले कंपाउंड में होती है। इसकी मज़ीद दो टाइप्स हैं, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन और इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये मोस्ट कॉमन रिएक्शन होते हैं और सबसे ज़्यादा जो बेंजीन रिंग जो रिएक्शन देती है वो ये वाले रिएक्शन होते हैं। इसमें क्या होता है, जो हाइड्रोजन एटम है वो रिप्लेस होता है किसी भी इलेक्ट्रोफाइल के साथ। इलेक्ट्रोफाइल एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है, जो इलेक्ट्रॉन लविंग होती है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। मैंने एक समझाने के लिए जनरल रिएक्शन लिखा है कि ये एक्स है, ये कोई भी मतलब आप हाइड्रोजन हो सकती है, जो कोई और कंपाउंड हो सकता है जो बेंजीन रिंग के साथ अटैच है। वो अब ये ई जो इलेक्ट्रोफाइल है ये इसको रिप्लेस करेगा, खुद उसकी जगह पे अटैच हो जाएगा। बात करते हैं इसके मैकेनिज्म के जो स्टेप्स होते हैं, तो यार पहले इसके एग्जांपल देख लेते हैं। इसके एग्जांपल में नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, अल्काइलेशन, एसाइलेशन, हेलोजिनेशन ये सारी आ जाएंगी, ठीक है। अब इन सब का जो मैकेनिज्म होगा वो सेम होगा, उस मैकेनिज्म के 3 स्टेप्स होंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या है, जनरेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, सॉरी इलेक्ट्रोफाइल, ये मैंने गलत लिखा है, इलेक्ट्रोफाइल होगा। इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, फिर वो इलेक्ट्रोफाइल जाके दूसरे स्टेप में अटैक करेगा और तीसरे स्टेप में जो अटैक करने के बाद जो नेगेटिव चार्ज बनेगा, जो नेगेटिव स्पीशी बनेगी या कोई पॉजिटिव स्पीशी बनेगी, मोस्टली यहाँ पे बेंजीनियम आयन बनता है, तो उसके ऊपर दोबारा आके बेस अटैक करेगी, ठीक है। अब जब बेस अटैक करेगी तो इस स्टेप को हम एक और नेम भी देते हैं, रीजनरेशन ऑफ बेंजीन रिंग। तो इस स्टेप में रीजनरेशन भी हो रही होती है, रीजनरेशन ऑफ बेंजीन रिंग। इस तरह का बेंजीन रिंग जो है ये दोबारा इसमें बनता है। तो ये 3 स्टेप जो है, चाहे वो नाइट्रेशन हो, चाहे सल्फोनेशन हो, चाहे फिर वो अल्काइलेशन हो, एसाइलेशन हो या हेलोजिनेशन हो, इसमें ये 3 स्टेप मस्ट ऑन है। तो इनका मैकेनिज्म किन स्टेप पे होगा, ये वाला होगा। तो आइए डिस्कस करते हैं सबसे पहले नाइट्रेशन को। जी, तो नाइट्रेशन हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ NO2 ग्रुप इन बेंजीन रिंग इज कॉल्ड नाइट्रेशन, या फिर इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या होगी, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम विद NO2 ग्रुप इज कॉल्ड नाइट्रेशन, ठीक है। इसका मैंने एक जनरल सा मैकेनिज्म लिखा है जिसमें हमारे पास रिएक्टेंट भी यही है और कैटलिस्ट भी यही है। अब इसके हम मैकेनिज्म की तरफ बढ़ते हैं। तो मैकेनिज्म में हमने कहा था कि इसके 3 स्टेप्स होंगे और सबसे पहला स्टेप क्या है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे जो रिएक्शन है इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होगा। तो नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन के केस में जो एक्टिव नाइट्रेटिंग एजेंट होता है वो होता है NO2 पॉजिटिव, इसको हम कहते हैं नाइट्रोनियम आयन। ये क्वेश्चन मुझसे वाइवा में पूछा गया था, मैम हुमैरा ने पूछा था, जो यूनिवर्सिटी की सबसे ख़तरनाक प्रैक्टिकल लेने वाली टीचर है, तो उन्होंने ये मुझसे पूछा था। खैर, तो इसमें जो नाइट्रोनियम आयन है ये इसका नाइट्रेटिंग एजेंट होता है। अब ये हमें कैसे पता चला, ये हमने पीछे टॉपिक डिस्कस किया है, डिटेक्शन ऑफ इंटरमीडिएट। तो ये हमें वहाँ से एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी, सिर्फ एक्सरे नहीं, रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू भी इसकी डिटेक्शन का पता लगाया गया है। तो इसमें जो नाइट्रेटिंग एजेंट कौन सा हुआ, NO2 पॉजिटिव। अब इसकी हमने जनरेशन को देखने, हम इसको किस तरह से जनरेट कर सकते हैं, इसकी डिटेक्शन, सॉरी इसकी जो जनरेशन है वो हम 3 मेथड से कर सकते हैं। तीसरा मेथड वो नोट्स पे मौजूद होगा, यहाँ पे मैंने 2 डिस्कस किए हैं जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होते हैं। तो अभी आप देखें कि ये एसिड से हम कैसे जनरेट कर सकते हैं।
एक तो हमने नाइट्रिक एसिड ही यूज़ करना है क्योंकि ये हमारा रिएक्टेंट है और इसी से हमारा जो है वो नाइट्रेटिंग एजेंट आना है। तो सबसे पहले मैं इसके रिएक्शन करवा रहा हूँ HNO3 के साथ ही। तो इसमें क्या होगा, एक तो हमें NO2 पॉजिटिव यानी कि नाइट्रोनियम आयन मिलेगा, उसके साथ हमें क्या मिलेगा NO3, ये न्यूट्रल होता है। ये कैसे न्यूट्रल होता है ये हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। और साथ में हमें एक वाटर का मॉलिक्यूल मिलेगा। तो हमें ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ वहाँ यूटिलाइज हो जाएगी, बाकी ये साइड प्रोडक्ट पे तौर पे रिलीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में इसमें अगर हम देखें तो NO2 पॉजिटिव एक मिलेगा, उसके बाद यहाँ से एक HSO4 नेगेटिव मिल जाएगा, यानी कि एक हाइड्रोजन यहाँ से मूव कर जाएगा। एक ये वाला हाइड्रोजन और एक ये वाला हाइड्रोजन मिलके क्या H2 बनाएंगे, और NO3 में से जो एक ऑक्सीजन बचा हुआ था ये तीनों आपस में रिएक्ट करके H2O बना देंगे। नेक्स्ट में बिल्कुल सेम होगा, NO2 पॉजिटिव, साथ में एक कंजुगेट बेस जिसको हम कहते हैं, या उसको आप एस्टेट आयन कह लें, और साथ में वाटर बन जाएगी। जब ये एसिड का रिएक्शन होना है तो वाटर तो बनना ही बनना है। हमें क्या चीज़ चाहिए होती है, ये चाहिए। अब अगर हम इस रिएक्शन में देखें तो हमें ये चीज़ बाहर से ऐड करनी पड़ रही है, ये भी बाहर से ऐड करनी पड़ रही है, लेकिन जो ये वाला जो रिएक्शन है, ये रिएक्टर तो हम वैसे ही ऐड कर रहे हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल ऐड करें, हम ज़्यादा मॉलिक्यूल भी तो ऐड कर सकते हैं ना, और हम करते ही ज़्यादा है क्योंकि ये तो कंट्रोल भी नहीं होता कि हम एक मॉलिक्यूल नाइट्रिक एसिड का उठा के अंदर रखें। तो ये तो बल्क अमाउंट में मौजूद होता है ना, एवोगैड्रो नंबर के, एक मोल में भी एवोगैड्रो नंबर होते हैं, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है ना, ये वाला, ये ऑटोमेटिकली हो जाता है, तो हमें यहाँ से ये नाइट्रेटिंग एजेंट मिल जाता है। लेकिन अगर हम यील्ड की बात करें ना, हमें अच्छी यील्ड चाहिए हो तो फिर हम ये सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ये जो बनने वाला जो साइड प्रोडक्ट है ना, ये वापस एंड पे ना रीजनरेट हो जाता है और हमें ज़्यादा साइड प्रोडक्ट मिलता है। अब यहाँ पे देखें तो ये NO3 की एक्स्ट्रा चीज़ मिल रही है। दूसरा स्टेप है नेचुरली, ये हमारे पास एक कंपाउंड होता है, इसको हम कहते हैं N2O5, ठीक है। इसको मैंने खोल के लिखा हुआ है। अब आप कहेंगे ये न्यूट्रल कैसे आपने लिख दिया है, तो ये क्या है, नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। इसी तरह यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। अब नेचुरली यहाँ से इसकी ब्रेकिंग हो जाएगी। ब्रेकिंग होने के बाद एक चीज़ हमें क्या मिलेगी, अब जब नाइट्रोजन के जहाँ पे बॉन्ड खत्म हुआ, नाइट्रोजन ने इस साइड पे बना लिया डबल बॉन्ड O। अब नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड हो तो नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव। तो ये हमारा क्या बन गया, NO2 पॉजिटिव यानी कि नाइट्रोनियम आयन। दूसरे की बात करते हैं, N डबल बॉन्ड O, तो ये वाला एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और NO3 नेगेटिव बनेगा। उस नेगेटिव को कौन यूटिलाइज करता है, वो H यूटिलाइज करता है और ये नाइट्रिक एसिड बना देता है। तो यहाँ पर हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब ये इलेक्ट्रोफाइल सेकंड स्टेप में जाके बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करेगा। तो नेक्स्ट स्टेप होता है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। इसमें क्या होता है, जो नाइट्रोनियम आयन बना था वो इसके ऊपर अटैक करेगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि कार्बन जो है वो थोड़ी सी बेवफाई करती है। वो क्या करती है, अपनी फैमिली यानी कि कार्बन से रिश्ता तोड़ के नाइट्रोजन के साथ किसी बाहर के बंदे के साथ रिश्ता जोड़ लेती है। इसके बावजूद ये वाला जो कार्बन होता है, ये वाला, ये बड़ा सियाना होता है। ये क्या करता है, अपने दिल में कोई बात नहीं रखता, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो हमारा प्रोडक्ट जो है वो कुछ इस तरह से बनेगा, दिस एंड NO2, और साथ में जो इधर हाइड्रोजन मौजूद है वो मैं इसको बाहर करके लिख रहा हूँ, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस चीज़ को कई जगह पे इसी प्रोडक्ट को कुछ इस तरीके से भी लिखा गया होगा, NO2, ठीक है। तो इससे आपने परेशान नहीं होना। बात एक ही है कि हम इस तरह पॉजिटिव बाहर लिख दें, इस तरह हाफ सर्कल बना के दरमियान में पॉजिटिव लिख दें, तो इससे आप लोगों ने परेशान नहीं होना। थर्ड स्टेप में हमारे पास क्या होगा कि बेस ने जो है वो दोबारा अटैक करना था। अब ये बेस कौन सी बेस है, जो हमने जनरेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल में, सॉरी इलेक्ट्रोफाइल में हमने जो जनरेशन करवाई थी, वहाँ पे मैंने कहा था कंजुगेट बेस बनी है। जब भी किसी एसिड के रिएक्शन होता है तो उसके रिजल्ट में कंजुगेट बेस बनती है। तो जब हमने नाइट्रिक एसिड के साथ जनरेशन करवाई थी तो हमें NO3 नेगेटिव आयन मिला था। जब हमने एसिटिक एसिड के साथ करवाई तो एसीटेट आयन मिला। इसी तरह यहाँ पे सल्फाइट आयन भी हमें मिला था। तो अब ये जिस बेस से आप जनरेशन करवाएंगे वही बेस यहाँ पे आएगी। तो मोस्ट कॉमनली जो हम बेस यूज़ करते हैं
वो इसी को यूज़ किया जाता है NO3 नेगेटिव को। मैंने तीनों लिख दिए, तो आपको जो आसान लगे वो लिख दीजिए। इसमें सिंपल क्या होगा, अब ये जो NO3 होता है ये थोड़े गुस्से में होता है। क्यों? क्योंकि जब शुरू में इस दोनों का रिएक्शन हुआ, जनरेशन हुई, तो वहाँ पे इसका हाइड्रोजन जो है वो गायब हुआ है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का बहुत गहरा रिश्ता होता है। अब इसने अपना नाइट्रोजन जो है वो वापस लेना है, तो यहाँ से क्या होगा, ये हाइड्रोजन वापस ले ले। इसी तरह ये नेगेटिव आयन भी हाइड्रोजन को ही पिक करेगा, यहाँ पे भी जो नेगेटिव आयन है ये भी हाइड्रोजन को ही पिक करेगा। तो यहाँ से HNO3 बन जाएगा, यहाँ पे एस्टिक एसिड बन जाएगा। ये क्या था, ये हमारा कैटलिस्ट थे तीनों, मतलब जो हमने जनरेशन में यूज़ किए थे। तो कैटलिस्ट की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो एट द एंड ऑफ रिएक्शन वो अपनी पहली वाली स्टेट में वापस आ जाता है, तो ये हमें वापस मिल जाते हैं। ये तो ठीक है, इन्होंने हाइड्रोजन ले लिया। अब जब भी हाइड्रोजन किसी जगह से लीव करता है तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन वहीं पे छोड़ के जाता है और एज ए प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव आयन इसके थ्रू, एज ए कैटायन के थ्रू लीव करता है। क्यों? इसको इलेक्ट्रॉन की क्या ज़रूरत है, क्योंकि ये जो नेगेटिव चार्ज है इनके पास पहले ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन यहीं पर छोड़ जाते हैं। अब इस कार्बन के पास कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन है। और ये वाली जो कार्बन है इसके पास पॉजिटिव चार्ज था, शुरू में जब इसने रिएक्शन किया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया था। तो ये अब क्या करती है, ये नए कार्बन शर्मिंदा होके वापस इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेती है। तो हम इसको दूसरा नाम हमने इसको क्या दिया था, रीजनरेशन ऑफ बेंजीन रिंग। तो इस तरह से ये जो रिंग है ये हमारा कंप्लीट हो जाता है और NO2 की सब्स्टिट्यूशन भी हो जाती है। साथ में हमारा जो कैटलिस्ट होता है वो बन जाएगा, जो मैंने ऊपर 3 लिखे उनमें से एक जिससे आपने करवाया होता है। तो ये एक नाइट्रेशन का मैकेनिज्म है। इसी तरह सल्फोनेशन का मैकेनिज्म भी है, एसाइलेशन, अल्काइलेशन, सबका सेम मैकेनिज्म है। स्टेप यही 3 होने, इसके अलावा कोई स्टेप हो गई नहीं। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें और प्रैक्टिस मस्ट करें और डेफिनेशन वो आप लाजमी याद करें।